तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें क्वार्टर फाइनल वाले मैच का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वंकी का मुकाबला करने के लिए मिंगडू सोल अकेडमी के एक और वॉरियर आगे आ चुका था, जिसके पास फीनिक्स सी मार्शल सोल मौजूद थी और अपनी उसी मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए वो वॉरियर वहाँ पे वंकी को टक्कर देने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वंकी ने बहुत ही आसानी के साथ उसे भी अपने सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया था। एक के बाद एक अपने दो डिसेबल्स को इस तरह से हारते हुए देखकर तो प्रिंसेस त्यानजिन को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि इतने ज्यादा गुस्से के चलते उसके कानों से धुआं निकलने लगा था, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे अपनी दुश्मन वंकी की तारीफ करते हुए कहती है, वाकई मानना पड़ेगा ये लड़की काफी ज्यादा कमाल की है। जबकि अपनी कैप्टन को इस तरह से गुस्से में देखकर उसके बाकी के सभी टीममेट्स वहाँ पे उसके गुस्से को शांत करवाने की कोशिश करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस भी वंकी की एबिलिटीज की तारीफ कर रहे थे, जो देखकर माता जिन को लगता है कि शायद क्राउन प्रिंस एक बार फिर से गुस्सा हो रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े होकर क्राउन प्रिंस को बताते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और भले अभी के लिए मिंगडू सोल अकेडमी हार रही है, लेकिन ये लोग टीम फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अपनी इसी कमाल की एबिलिटी के चलते ही तो ये क्वार्टर फाइनल तक आ पहुंचे हैं। माता जिन की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रिंसेस त्यानजिन को भी टीम वर्सेस टीम फाइट का इंतजार था, लेकिन क्योंकि अभी इंडिविजुअल फाइट का राउंड चल रहा था तो इसलिए प्रिंसेस त्यानजिन ने अपने जाओचंग नाम के एक और टीममेट को आगे भेज दिया था वंकी का मुकाबला करने के लिए। हालांकि जाओचंग के पास एक बियर की मार्शल सोल थी और जिसके पास बियर की मार्शल सोल होती है उसे काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। तो जब बेचारा जाओचंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वंकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वंकी ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके बड़े से पंजे को रोक लिया था और सिर्फ इतना ही नहीं उसके ऊपर भी अटैक करते हुए जाओचंग का खेल भी वहीं पे खत्म कर दिया था। अब ये देखकर प्रिंसेस त्यानजिन गुस्सा होने के बजाय उल्टा वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती हैं, फाइनली हम लोग 3 मैच हार चुके हैं और शेक अकेडमी की अब तक की स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो लोग 3 फाइट्स को जीतने के बाद खुद ही इंडिविजुअल फाइट में अपनी हार मान लेते हैं। और ये कहकर प्रिंसेस त्यानजिन अपने टीममेट्स को रेडी करते हुए कहती है, तो गाइस रेडी हो जाओ, अब टीम वर्सेस टीम फाइट का समय आ चुका है। और ये कहकर प्रिंसेस त्यानजिन वहाँ पे खुश होते हुए अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ पे बैटल अरीना की तरफ आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन बेचारी प्रिंसेस त्यानजिन का पॉपेट तब हो जाता है जब चीफ रेफरी वहाँ पे उन लोगों को अपना चौथा कंटेस्टेंट आगे भेजने के लिए कहते हैं। चीफ रेफरी की ये बात सुनकर प्रिंसेस त्यानजिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? और ये कहकर प्रिंसेस त्यानजिन सीधा वहाँ पे वंकी से बात करते हुए कहती है, वंकी तुम तो 3 फाइट्स जीतने के बाद अपनी हार मान लेती हो ना, तो अब अपनी हार क्यों नहीं मान रही? क्या तुम हमारे साथ टीम वर्सेस टीम फाइट नहीं करना चाहती? जिसपे वंकी भी उसे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहती है, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, पर अभी तक मैं 3 फाइट्स को जीतने के बाद अपनी हार इसलिए मान लेती थी ताकि मेरी सोल पावर बुरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाए, पर तुम्हारे लोगों के साथ फाइट करते हुए तो मेरी जरा सी भी सोल पावर एग्जॉस्ट नहीं हुई, जिसके चलते मैं आसानी के साथ आगे भी इंडिविजुअल फाइट लड़ सकती हूँ। अब वंकी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी प्रिंसेस त्यानजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए वंकी से कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से सबके सामने हमारी बेइज्जती करने की? मैं प्रिंसेस त्यानजिन सबके सामने तुम्हें डेथ मैच के लिए चैलेंज करती हूँ, अगर तुमने उस मैच में मुझे हरा दिया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरी मिंगडू सोल अकेडमी पूरी तरह से अपनी हार मान लेगी। अब प्रिंसेस त्यानजिन के इस चैलेंज को सुनकर तो हम देखते हैं कि वंकी भी वहाँ पे इस चैलेंज के लिए मान चुकी थी, जो देखकर चीफ रेफरी ने भी जल्दी से वहाँ पे प्रिंसेस त्यानजिन को बैटल अरीना के अंदर आने के लिए बोल दिया था। अब डेथ चैलेंज के चलते इस मैच की एक्साइटमेंट वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और तभी ज़ेओ वहाँ पे अपने बाकी के टीममेट से कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये लड़की क्राउन प्रिंस की बहन है, देखो इसे, ये कितनी ज्यादा फनी है, जबकि इसका भाई तो बहुत ही सड़ू किस्म का इंसान है। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि वंकी अपनी सौ रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो देखकर प्रिंसेस त्यानजिन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी वहाँ पे अपनी 100 रिंग्स के साथ साथ अपनी सन मून मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है। वहीं उसकी सन मून मार्शल सोल को देखकर केटॉप भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए अपने टीममेट्स को बताता है कि ये सन मून मार्शल सोल सन मून वर्ल्ड अंपायर का एक बहुत ही ज्यादा खास हिस्सा माना जाता है, लेकिन वंकी को तो इस सबसे कोई भी मतलब नहीं था। वो गुस्से से अपना स्पेयर लेकर आगे बढ़ते हुए प्रिंसेस त्यानजिन से कहती है, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए मेरे साथ फाइट करो। जिसपे प्रिंसेस त्यानजिन भी वहाँ पे वंकी की तारीफ करते हुए कहती है, सिस्टर तुम काफी ज्यादा कमाल की हो, पर जो ये गुस्सा है ना ये तुम्हारे फेस के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सारा गुस्सा अभी खत्म कर देती हूँ। और ये कहकर प्रिंसेस त्यानजिन भी वंकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब प्रिंसेस त्यानजिन को आगे बढ़ते हुए देखकर हम देखते हैं कि वंकी ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपने ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस त्यानजिन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, पर प्रिंसेस त्यानजिन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए वंकी के हर एक हमले को डॉज किए जा रही थी। पर वंकी के इन सभी हमलों को डॉज करते हुए प्रिंसेस त्यानजिन को तो वहाँ पे इतना तो समझ आ चुका था कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो वंकी तो उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा देगी। और यही सोचकर प्रिंसेस त्यानजिन जल्दी से पीछे आते हुए अपनी थर्ड सोर्डिंग की पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे सन कोड एरे नाम की टेक्निक को एक्टिवेट करने लगी थी। और जैसे वो वहाँ पे अपने उस अटैक को रेडी करती है तो एक लेजर बीम वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ वंकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसका मुकाबला करने के लिए वंकी ने भी वहाँ पे अपनी ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा वहाँ पे उस लेजर बीम के ऊपर ही अटैक कर देती है। और इस तरह वंकी ने वहाँ पे प्रिंसेस त्यानजिन के अटैक को पूरी
तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं रुकती, क्योंकि वांकी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दोबारा वहाँ पे अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके प्रिंसेस टियानजिन के ऊपर एक बार फिर से हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस बार प्रिंसेस टियानजिन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी, पर उसके बावजूद भी वो किसी तरह से वांकी के सभी हमलों को डॉज करते हुए पीछे आ चुकी थी। प्रिंसेस टियानजिन की ऐसी कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर ज़ेंशी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, वाकई मानना पड़ेगा कि ये प्रिंसेस टियानजिन तो काफी ज्यादा तेज है। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि प्रिंसेस टियानजिन तो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी, पर जब उसकी नजर वहाँ भी पर आसमान में जाती है तो आसमान में धीरे धीरे बादल हटने लगे थे और सूरज दोबारा निकलने लगा था, जो देखकर तो प्रिंसेस टियानजिन ने अचानक से वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो वांकी को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन युवा वहाँ पे सारा माजरा समझ चुका था। असल में बैटल अरीना के चारों तरफ कुछ सोल गाइडेंस टूल्स लगे हुए थे, जो कि लगातार वहाँ पे सूरज की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए उसे वहाँ पे इकट्ठा कर रहे थे, और अब उसी चीज का फायदा प्रिंसेस टियानजिन वहाँ पे उठाने वाली थी। युवा की ये बात सुनकर केटा भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता, तो इसका मतलब है कि प्रिंसेस टियानजिन का अगला अटैक है बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होने वाला है, जो कि रूल्स के भी खिलाफ नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर प्रिंसेस टियानजिन भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए वांकी से कहती है, तो चलो अब इस फाइट को खत्म करते हैं। और ये कहकर प्रिंसेस टियानजिन ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी फिफ्थ सोर्डिंग को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगी थी। और इस टेक्निक का नाम था रेडियंट सन टेक्निक। और जैसे ही उसकी ये टेक्निक पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है तो हम देखते हैं कि प्रिंसेस टियानजिन तो वहाँ पे बिल्कुल एक सूरज की तरह चमकने लगी थी, जिसके चलते तो सभी लोगों को वहाँ पे अपनी आंखें तक भी बंद करनी पड़ी थी। जबकि प्रिंसेस टियानजिन तो अपनी फिफ्थ सोर्डिंग का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे सूरज की एनर्जी को अपनी सन मून मार्शल सोल के अंदर ऑब्जर्व किए जा रही थी, जिसके चलते उसकी सन मार्शल सोल की ताकत वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये देखकर उसके सभी टीममेट्स भी वहाँ पे अजीब सा डांस करते हुए प्रिंसेस टियानजिन को वहाँ पे सपोर्ट करने लगे थे। और अजीब बात तो ये थी कि इस सब का वांकी के ऊपर भी काफी ज्यादा और प्रेशर पड़ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे मार्शल अरीना के अंदर गर्मी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और कोई वहाँ पे कुछ भी सोच या समझ पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसेस टियानजिन ने वहाँ पे अपनी ग्लेजिंग सन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांकी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो देखने से तो बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो खतरनाक अटैक वांकी के साथ आके टकराता है तो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पूरा सूरज ही वहाँ पे वांकी के ऊपर आके गिरा हो, जो देखा तो वुडंग और युहा के साथ साथ बाकी सभी को भी वांकी की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि वांकी इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को झेल भी पाई होगी या नहीं। जबकि वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस टियानजिन तो बहुत ही एटीट्यूड के साथ वहाँ पे वांकी से कहती है, अगली बार हम लोगों को कमजोर समझने की गलती कभी भी मत करना। वहीं प्रिंसेस टियानजिन की टीममेट्स भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज तक के सन ग्लेजिंग टेक्निक के सामने कोई भी नहीं टिक पाया था, तो वांकी के तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जबकि उस सन ग्लेजिंग टेक्निक को देखकर मिस ओरिंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि मैंने इस ग्लेजिंग सन टेक्निक के बारे में सुन तो काफी कुछ रखा था, पर आज पहली बार इसकी पावर को देखने का मौका मिला। इसकी पावर तो मेरी सोच से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। अभी सभी लोग वहाँ पे वांकी के बारे में चिंता कर ही रहे थे कि तभी अचानक से प्रिंसेस टियानजिन को वहाँ पे वांकी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उस सन ग्लेजिंग अटैक के अंदर से ही बोलते हुए वहाँ पे प्रिंसेस टियानजिन से कहती है, तुम्हारा बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि आज तक मेरे गोल्डन ड्रैगन को एक साथ इतनी ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करने का मौका नहीं मिला। और वांकी के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उसके गोल्डन ड्रैगन ने अचानक से ही वहाँ पे उस सन ग्लेजिंग टेक्निक की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो मार्शल अरीना के अंदर मौजूद किसी भी इंसान को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सभी वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगे थे, क्या ये क्या हो रहा है? कोई भला सन ग्लेजिंग एनर्जी को कैसे ऑब्जर्व कर सकता है? नहीं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। इसी तरह सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए आपस में बातें करने लगे थे। और तभी अचानक ही वुडंग वहाँ पे खुश होते हुए अपने बाकी सभी टीममेट्स को बताती है, अब मैं समझी, गोल्डन ड्रैगन को भी तो सन की एनर्जी से ही बनाया गया था, इसलिए भले ये सन एनर्जी दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती होगी, लेकिन वांकी के गोल्डन ड्रैगन के लिए तो ये बस उसका खाना है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वांकी उसके अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़कर दोबारा वहाँ पे प्रिंसेस टियानजिन के ऊपर अपने स्पेस लेसे से हमले करने लगी थी, जो देखकर प्रिंसेस टियानजिन भी जल्दी से वहाँ पे उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे आ जाती है और जल्दी से दोबारा अपनी सन लेजर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वांकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, जैसे वांकी भी रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसको लेजिंग सन एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद उसका गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था, जिसके चलते उस सन लेजर बीम का तो उस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि अब वांकी की स्पीड भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते तो प्रिंसेस टियानजिन के लिए उसके हमलों को डॉज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और देखते ही देखते वांकी ने अपने गोल्डन स्पीयर की मदद से वहाँ पे प्रिंसेस टियानजिन के ऊपर हमला करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन पे पटक दिया था। अब वांकी को इस तरह से जीतते हुए देखा तो वुडोंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांकी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपना स्पीयर वहाँ पे प्रिंसेस टियानजिन की गर्दन के ऊपर रख दिया था, यानी कि प्रिंसेस टियानजिन अब वहाँ पे हार चुकी थी, जो देखकर मिंगडू सोल अकेडमी जल्दी से शेरक अकेडमी के सामने अपनी हार मान लेती है। और ऐसा होते चीफ रेफरी ने वहाँ पे शेरक अकेडमी के जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी। और अपनी इस कमाल की जीत के बाद तो शेरक अकेडमी सेमीफाइनल में भी पहुंच चुकी थी, जो देखकर तो सन मून एम्पायर के लोगों को छोड़कर तो बाकी सभी लोगों ने वहाँ पे शेरक अकेडमी
के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि प्रिंसेस ड्याजिन तो वहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी, जो देखकर उसका बड़ा भाई यानी क्राउन प्रिंस अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता ये लड़की कभी भी बड़ी हो पाएगी। ये अच्छी तरह से जानती थी कि ये टीम वर्सेस टीम फाइट में शेरका एकेडमी को हरा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसने गुस्से में आकर इंडिविजुअल फाइट करने का ही डिसाइड किया। इसके चलते उसकी पूरी टीम को ही हारना पड़ा। अब क्राउन प्रिंस की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज वहाँ पे उसे कहती है, कोई बात नहीं, वो अभी भी एक बच्ची है और उस समय उसे जो भी सही लगा था उसने वही किया। और ये कहकर मिस ऑरेंज वहाँ पे अपने मन में कहती है, मैं दुआ करती हूँ कि ये मासूम बच्ची कभी भी इस सियासत में ना पड़े, वरना सियासत के बड़े बड़े मगरमच्छ तो इसे कच्चा ही खा जाएंगे। और अब क्योंकि पहला क्वार्टर फाइनल का मैच खत्म हो चुका था, तो अब बारी थी दूसरे क्वार्टर फाइनल के मैच की, जो कि होने वाला था हेमली ड्रैगन गेट और प्राउड स्वॉर्ड सेट के बीच में, जिसके लिए दोनों टीम से भी बैटल अरीना के अंदर आ चुकी थी और उनके सपोर्टर्स वहाँ पे अपनी अपनी टीम को चीयर भी करने लगे थे। हेमली ड्रैगन गेट के कैप्टन का नाम था यू टियान लोंग, जो कि वहाँ पे अपनी टीम को हौसला बढ़ाते हुए उनसे कह रहा था, हमें कुछ भी करके आज का ये मैच जीतना ही होगा, ताकि हम लोग भी सेमीफाइनल में पहुंचकर शेरका एकेडमी का मुकाबला कर सके। और सेमीफाइनल के अंदर वांकी को मैं अपने हाथों से हराने वाला हूँ। और तभी अचानक ही चीफ रेफरी वहाँ पे इंडिविजुअल फाइट के लिए दोनों ही टीम्स के मेंबर्स को बैटल अरीना के अंदर इनवाइट करते हैं, जहाँ पे हेमली ड्रैगन गेट का मुकाबला करने के लिए प्राउड स्वॉर्ड सेट का कैप्टन है वाई फेंग खुद बैटल अरीना के अंदर आ चुका था, जिसने आते साथ ही वहाँ पे अपने स्वॉर्ड इंटेंट को भी एक्टिवेट कर दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि ब्रदर जियो को भी स्वॉर्ड इंटेंट खुद ब खुद ही वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था और इस बात का एहसास वहाँ पे यूहा को भी हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे ब्रदर जियो को शांत करवा देता है, वरना मामला यहाँ पे काफी ज्यादा बिगड़ सकता था। और वाई फेंग का मुकाबला करने के लिए हेमली ड्रैगन गेट की तरफ से जिंग यांग नाम के एक डिसेबल आगे आ चुका था, जिसके पास एक ड्रैगन की मार्शल सोल थी। और जैसे वहाँ पे दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है, तो जिंग यांग अपने ड्रैगन क्लास का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वाई फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा था, जहाँ वाई फेंग भी अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके हमलों को डॉज किया जा रहा था। और जब वाई फेंग फाइट बैक करने की कोशिश करता है, तो जिंग यांग भी वहाँ पे अपने ड्रैगन क्लास का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके हमलों को रोके जा रहा था, यानी कि अभी के लिए वो दोनों एक ही लेवल पे थे। और तभी अचानक ही वाई फेंग उसे वहाँ पे भड़काते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पे मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास क्लोज रेंज में आना होगा। और ये कहते हुए वाई फेंग ने अपनी फिफ्थ सोल मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए अपने सीलिंग सोल टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था। पर तभी अचानक ही हम देखते हैं कि जिंग यांग भी अपना ट्रम्प कार्ड दिखाते हुए एक 6 लेवल के सोल कैनन को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे वाई फेंग के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे देखते केटा और यो पहले ही नजर में वहाँ पे पहचान चुके थे कि ये एक लेवल 6 का सोल गाइडेंस वेपन है। और अब उन्हें वहाँ पे ये भी समझ आ चुका था कि हेमली ड्रैगन गेट क्वार्टर फाइनल तक कैसे पहुंचा, क्योंकि वो लोग अपनी मार्शल सोल के साथ साथ सोल गाइडेंस वेपन्स में भी मास्टरी हासिल कर चुके थे। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि जिंग यांग का वो खतरनाक सोल गाइडेंस कैनन वाला अटैक है वाई फेंग ने अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर जिंग यांग जल्दी से वहाँ पे वाई फेंग के क्लोज जाते हुए अपने ड्रैगन क्लास की मदद से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर वाई फेंग तो पहले से ही इसके लिए रेडी था। उसने अचानक से ही वहाँ पे अपनी सिक्स्थ मार्शल सोल शेड रिलीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइन सोर्ड के काफी सारे क्लोन्स बना लिए थे और खुद को भी उन्हें किसी एक क्लोन में ही छुपा दिया था। और जिंग यांग ने जाकर वाई फेंग की जिस बॉडी को पकड़ा था, वो तो बस उसका एक क्लोन था, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे गायब होने लगा था, जो देखकर ब्रदर जियो चंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। पर युवा जो कि वहाँ पे सारा मजा समझ चुका था, वो अपने टीममेट्स को भी वहाँ पे सबके बारे में बता देता है। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि अचानक से जिंग यांग के पीछे एक बोतल ओपन होता है, जिसे अचानक से एक सोड ने बाहर निकलते हुए वहाँ पे जिंग यांग के ऊपर हमला कर दिया था। हालांकि जिंग यांग ने वहाँ पे उस सोड अटैक को तो रोक लिया था, पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे मल्टीपल पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिनके अंदर से लगातार सोड्स ने बाहर निकलते हुए वहाँ पे जिंग यांग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और उन सभी हमलों के चलते बेचारा जिंग यांग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वाई फेंग ने अपना फाइनल अटैक भी वहाँ पे जिंग यांग के ऊपर कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर वो अटैक जिंग यांग को लग जाता तो बेचारे जिंग यांग का खेल वहीं पे खत्म हो जाना था। इसलिए चीफ रेफरी ने जल्दी से बीच में आते हुए उस खतरनाक अटैक को वहाँ पे पहले से ही रोक दिया था और इस तरह जिंग यांग वहाँ पे हार चुका था। लेकिन वाई फेंग के इस खतरनाक अटैक को देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और युवा भी ये सब देखकर वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि इसकी शेल रिलीजिंग टेक्निक तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इवन मैं भी उसकी रियल बॉडी को बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट कर पाया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर यू टियान लोंग को अपने साथी टीममेट की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए यू टियान लोंग वहाँ पे गुस्से से खुद वाई फेंग का मुकाबला करने के लिए बैटल अरीना के अंदर आ चुका था। और आते साथ ही यू टियान लोंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके साथ ही चीफ रेफरी ने वहाँ पे उन दोनों के दरमियान भी फाइट स्टार्ट करवा दी थी। और फाइट स्टार्ट होते ही यू टियान लोंग ने वहाँ पे अचानक से ही अपनी ब्लू लाइटिंग ड्रैगन मास्टर सोल को बाहर निकाल लिया था, जो कि बिल्कुल मिस्टर बीबी की मास्टर सोल की तरह दिखाई दे रही थी, जो देखकर तो यू भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही सुना था। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि उन दोनों ही कैप्टन के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ एक तरफ यू टियान लोंग अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वाई फेंग अपनी सूट का इस्तेमाल करते हुए फाइट
करते हुए फाइट बैक कर रहा था, जहां में उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि यू टियानलोंग की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी, तो इसलिए वो धीरे धीरे बाई फेंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था। और इसी तरह वहाँ पे आपस में फाइट करते करते उन दोनों की स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे दो एनर्जीज आपस में टकरा रही हो। वहीं बाई फेंग जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा स्पीड के साथ अपनी स्वord को घुमाते हुए वहाँ पे यू टियानलोंग के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसका मुकाबला करते हुए यू टियानलोंग भी वहाँ पे अपनी ड्रैगन मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए काउंटर अटैक कर रहा था। इस फाइट में जहाँ एक तरफ धीरे धीरे बाई फेंग को गुस्सा आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यू टियानलोंग को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और अचानक से यू टियानलोंग ने वहाँ पे अपनी थंडर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए बाई फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके साथ टकराते ही बाई फेंग वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था। और इसी खतरनाक अटैक के साथ ही कुछ थंडर लाइटिंग एनर्जी वहाँ पे बाई फेंग की स्वord के अंदर भी जा चुकी थी, जिसे किसी और ने तो नहीं लेकिन यू हाउ ने देख लिया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि बाई फेंग भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सिथ मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए शेल रिलीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते वहाँ पे बिल्कुल पिछली बार की ही तरह होता है। यू टियानलोंग जैसे ही बाई फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसके हाथ में बस उसकी क्लोन बॉडी आती है, जो देखकर युवा भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अब देखते हैं इंटरेस्टिंग होगा कि यू टियानलोंग खुद को इस हमले से कैसे बचा पाता है। लेकिन यू टियानलोंग तो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ पहले से ही खुद को इस अटैक के लिए रेडी कर चुका था, क्योंकि जैसे यू टियानलोंग के पीछे वो पोर्टल ओपन होता है, तो यू टियानलोंग को पहले से ही उसका एहसास हो चुका था। इसलिए उस पोर्टल से आने वाली स्वord को यू टियानलोंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यू टियानलोंग तो बाई फेंग की रियल बॉडी को भी डिटेक्ट कर चुका था, और बेचारा बाई फेंग यू टियानलोंग के ऊपर दोबारा अटैक कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि यू टियानलोंग ने वहाँ पे बाई फेंग की रियल बॉडी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर तो मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। इवन खुद बाई फेंग भी वहाँ पे हैरान होकर यू टियानलोंग से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? जिसपे यू टियानलोंग वहाँ पे एक स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने पहले से ही अपनी थंडर एनर्जी को तुम्हारी स्वord के अंदर डाल दिया था, जिसके चलते मैंने बहुत ही आसानी के साथ अभी तुम्हारी रियल बॉडी को डिटेक्ट कर लिया, और उसका रिजल्ट अभी तुम्हारे सामने है। और ये कहकर यू टियानलोंग वहाँ पे अपने दोस्त का बदला लेने के लिए अपनी थंडर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट करने लगा था। और अगर ये खतरनाक अटैक बाई फेंग को लग जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए चीफ रेफरी ने जल्दी से बीच में आते हुए यू टियानलोंग को वहाँ पे वो खतरनाक अटैक करने से रोक दिया था। हालांकि चीफ रेफरी ने यू टियानलोंग के उस खतरनाक अटैक को तो रोक लिया था, लेकिन उससे निकलने वाले प्रेशर से ही बाई फेंग उड़ते हुए वहाँ पे पीछे जा गिरा था, और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो गिरते साथ ही वहाँ पे बेहोश हो चुका था, जो देखकर तो मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए किसी भी इंसान को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यू टियानलोंग इतना ज्यादा खतरनाक निकलेगा। उसके बाद प्राउड स्वॉर्ड सेट के काफी सारे डिसेबल्स यू टियानलोंग के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, पर यू टियानलोंग तो अकेले ही वहाँ पे एक के बाद उन सभी को हराते चला जा रहा था। और इस तरह आज के दिन प्राउड स्वॉर्ड सेट बहुत ही बुरी तरह से हार चुका था, जबकि हेमली ड्रैगन गेट शेरक एकेडमी की तरह सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, और अब उनका मुकाबला सेमीफाइनल में शेरक एकेडमी के साथ ही होने वाला था। और इसी बात को यू हाउ और उसके सभी टीममेट्स भी डिस्कस कर रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था यू टियानलोंग ने, जिसके पास मिस्टर बीबी की तरह ड्रैगन वाली मार्शल सोल थी, पर उसकी ब्लू लाइटिंग ड्रैगन मार्शल सोल मिस्टर बीबी से भी एक लेवल ऊपर थी। और यही बात यू टियानलोंग को अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास बनाती थी। असल में मिस्टर बीबी के पास म्यूटेड ड्रैगन मार्शल सोल थी, जबकि यू टियानलोंग के पास प्योर ब्लड लाइन वाली ड्रैगन मार्शल सोल मौजूद थी। और यही बात यू टियानलोंग को मिस्टर बीबी से खास बनाती थी, और इस बात को मिस्टर बीबी खुद भी एक्सेप्ट कर रहा था। और तभी अचानक ही मिस्टर बीबी उन सभी को अपने ब्लड लाइन की हिस्ट्री बताते हुए कहता है कि आज से लगभग 10,000 साल पहले डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर 3 बड़े सेक्ट हुआ करते थे। उनमें से एक था 9 कलर हेमली पकोड़ा सेक्ट, दूसरा था हाउटियान हैमर सेक्ट, और तीसरा था ब्लू लाइटिंग थंडर ड्रैगन सेक्ट। और उस समय स्पिरिट हॉल ने ब्लू लाइटिंग थंडर ड्रैगन सेक्ट के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने वॉरियर्स उस खतरनाक हमले के बाद बच गए थे, और उसके बाद उन सभी वॉरियर्स ने मिलकर टियानलोंग नाम का एक सेट क्रिएट किया, और उसी टियानलोंग सेट को ही ये हेमली ड्रैगन गेट की टीम रिप्रेजेंट कर रही है। अब मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि शेरक एकेडमी के लिए अगला ये फाइट बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि शेरक एकेडमी में मंकी को छोड़कर बाकी सभी लोग यू टियानलोंग के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, जिसके चलते अगली फाइट में उन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिसपे वुडन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए यू हाउ से कहती है, लेकिन परेशानी तो हमारे लिए भी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारा भी अगला मैच स्नो डीमन सेट के साथ होने वाला है, जिनके बारे में अभी तक हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, सिवाय ये कि वो भी बॉडी सेट का ही एक हिस्सा है। इसलिए शेरक एकेडमी की तरह हमें भी कल के दिन बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वुडन की ये बात सुनकर जेंशी वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है, लेकिन परेशानी तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर हम लोग स्नो डीमन सेट को हरा भी देते हैं तो हमारा अगला मुकाबला इवल स्पिरिट जज के साथ होगा। युवा जो कि अपने सभी टीममेट्स की ये सारी बातें सुन रहा था, वो अचानक ही वहाँ पे अपने सभी दोस्तों को शांत करवाते हुए उनसे कहता है कि तुम सभी को यहाँ पे इस तरह से डिमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारे दुश्मन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम भी कम ताकतवर नहीं है। हमारे पास 3 सोल एम्पर लेवल के वॉरियर्स हैं, जबकि उसके अलावा 3 ऐसे वॉरियर्स भी मौजूद हैं जिनके
जिनके पास ट्विन मार्शल सोल्स है। जबकि इस सबसे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि हमारा बिग ब्रदर मिस्टर बीबी भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और तुम सभी लोग एक और बात बोल रहे हो कि हम सभी शर्क एकेडमी के 7 शेक डेवल्स हैं और बॉडी सेट भले जितना ज्यादा मजीद ताकतवर हो, लेकिन वो आज तक कभी भी शर्क एकेडमी को नहीं हरा पाया, जिसके चलते हम लोग भी कभी भी स्नो डीमन सेट से नहीं हारेंगे। उल्टा स्नो डीमन सेट को तो हमसे डरना चाहिए, क्योंकि अब तक उनका बॉडी सेट हमारी शर्क एकेडमी से आते हुए आ रहा है। अब युवाओं की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जेंशी का कॉन्फिडेंस तो एक बार फिर से टॉप पे पहुंच चुका था। इवन जेंशी तो अकेले ही वहाँ पे पूरे डीमन सेट को हराने की बात करने लगा था, लेकिन जब वो मिस जियानमिंग की गूंजती हुई आंखें देखता है तो वो बिल्कुल शांति से अपनी जगह पे बैठ गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर कल की फाइट के लिए प्लानिंग करने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जहाँ वे सॉरी क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। शर्क एकेडमी और हेमली ड्रैगन गेट दोनों ही सेमीफाइनल्स में जा चुकी हैं। जबकि कल के क्वार्टर फाइनल मैच के लिए टैंक सेट वर्सेस स्नो डीमन सेट और होली इवल स्पिरिट चर्च वर्सेस स्टारलू एकेडमी के बीच में फाइट होने वाली है। और इन दोनों क्वार्टर फाइनल मैच के लिए आपका क्या कहना है? जिस पे क्राउन प्रिंस वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए मिस ऑरेंज से कहता है कि इवल होली स्पिरिट चर्च की तो तुम फिक्र ही मत करो, वो तो बहुत ही आसानी के साथ जीत जाने वाला है। असली मजा तो टैंक सेट वर्सेस स्नो डीमन सेट के मैच के बीच में आने वाला है। और हाँ, तुम जल्दी से सभी नेशनल मास्टर्स को इकट्ठा कर लो, क्योंकि सोल फाइटिंग कंपटीशन बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। और उससे पहले मैं उन सभी के साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ। अब क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस ओरी वहाँ पे नेशनल मास्टर्स को इकट्ठा करने के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही क्राउन प्रिंस वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे लगता है अब हमारे प्लान को शुरू करने का समय आ चुका है। और क्राउन प्रिंस के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल